हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हायर क्लासेस में भी बहुत काम आएगा। इनफैक्ट इट्स द बेस फॉर फिज़िक्स। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने डाउट्स या फिर सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात अगर लॉज ऑफ मोशन की करनी है तो मोशन का भी आइडिया होना चाहिए। तो आपने अपनी डेली लाइफ में कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो हिल रही हैं या चल रही हैं, तो इसी को तो कहते हैं मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन या जगह चेंज कर रहा है तो दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एंड इसका रीज़न उस पर लगने वाला फोर्स होता है। न्यूटन ने ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के मोशन को देखते हुए 3 फंडामेंटल लॉज दिए थे, जिनके नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। So, the first law of motion states that an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा जब तक आप ज़बरदस्ती फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज ना कर दें। यानी इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज नहीं चाहता। इनफैक्ट अगर आप उस पर फोर्स लगाते भी हैं तो वो उसे अपोज करता है। बट हाँ, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हम उससे ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ये जो टेंडेंसी है अपनी ही स्टेट में रहने की, और कोई भी फोर्स जो उसकी स्टेट को चेंज करे उसे अपोज करने की, इसी टेंडेंसी या प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया गया है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप एक मूविंग बस में होते हैं और अचानक से ड्राइवर ब्रेक्स मारता है तो आप आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये आपके बॉडी के इनर्शिया की वजह से होता है। जब बस मोशन में होती है तो हमारी बॉडी भी उसके साथ मोशन में होती है, लेकिन ब्रेक लगने के बाद हमारे पैर बस के कॉन्टैक्ट में होने की वजह से रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन हमारी अपर बॉडी इनर्शिया की वजह से अभी भी मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है और हम आगे की ओर गिर जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सारी बॉडीज का इनर्शिया सेम होता है? इसका आंसर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से देती हूँ। मान लीजिए एक साइकिल और एक कार रेस्ट में है। अब आप मुझे बताइए कि किसके स्टेट को चेंज करने के लिए या उसे मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली कार। यानी कार का इनर्शिया साइकिल के इनर्शिया से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करता है। यानी ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। दिस मीन्स कि सारी बॉडीज़ का इनर्शिया सेम नहीं होता, वो उनके मास पे डिपेंड करता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस लॉ को समझने के लिए आपको कुछ न्यू टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिकेट बॉल को बहुत तेज़ी से किसी को फेंक के मारते हैं तो उसे काफ़ी चोट लगेगी और दर्द भी होगा। लेकिन अगर आप उसी सेम स्पीड से एक छोटी सी टेबल टेनिस बॉल को फेंक के मारें तो उसे उतना दर्द नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर एक रुका हुआ ट्रक आपके सामने है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो ट्रक चलता हुआ आ रहा है तो आपको काफ़ी चोट लग सकती है। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने दो चीज़ें नोटिस की। पहले एग्जाम्पल में क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल तो हमने सेम वेलोसिटी से फेंकी थी, तो चोट कम या ज़्यादा कैसे लगी? क्योंकि इन दोनों का मास डिफरेंट था। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में ट्रक और उसका मास दोनों ही केसेस में सेम था, तो फिर चोट कम या ज़्यादा क्यों लगी? क्योंकि इस बार वेलोसिटी डिफरेंट थी। यानी ये जो चोट है, जिसे हम इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी, और इसी इम्पैक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। सो बेसिकली मोमेंटम मीन्स मास इन मोशन। इसे हम P से डिनोट करते हैं, और आप किसी भी बॉडी के लिए उसका मोमेंटम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, वेयर P इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, m is the mass of the body and v is the velocity of the body.
The SI unit for momentum is kg meter per second. For example, if a body of mass 5 kgs is moving with velocity 10 meter per second, then the momentum of the body is 50 kg meter per second. एंड यस, जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम भी होता है। और जैसे फोर्स की मदद से आप किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से फोर्स की मदद से आप किसी का मोमेंटम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अकेला फोर्स ही मोमेंटम चेंज करने के लिए काफ़ी नहीं होता। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आपको एक कार को धक्का मार के स्टार्ट करना हो, तो तब अगर आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए धक्का मार के खड़े हो जाएंगे तो वो कार स्टार्ट नहीं होगी। आपको काफी देर तक धक्का मारते रहना होगा, फोर्स लगाते रहना होगा, तब जाके वो कार स्टार्ट होगी। इससे पता चलता है कि सिर्फ अकेला फोर्स ही बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए काफी नहीं होता है, वो फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया जा रहा है इससे भी फर्क पड़ता है। यहीं से आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, विच स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसे हम dp/dt से दिखाते हैं और सेकेंड लॉ के हिसाब से यही dp/dt आपके लगाए हुए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम कितने टाइम में कितना ज़्यादा चेंज होगा वो उस पर लगाए गए फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी कम टाइम में ही ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लेगी, लेकिन अगर आप कम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी को मोमेंटम गेन करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए अब हम इस सेकेंड लॉ के फॉर्मूले को थोड़े और ईजी फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। अब आप उस पर t टाइम के लिए F फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है v। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को p1 से दिखाती हूँ तो p1 विल बी m इंटू यू एंड द फाइनल मोमेंटम p2 विल बी m इंटू v। अब निकालते हैं कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ। सो द चेंज इन मोमेंटम विल बी p2 माइनस p1 यानी mv माइनस mu, m कॉमन आया, अंदर बचा v माइनस u। सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर मैं इस चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड वी नो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस यू अपॉन में t। दिस v माइनस यू अपॉन में t इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, तो हम इसे a से रिप्लेस कर देंगे। एंड नाउ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर इज इक्वल्स टू का साइन लगाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। सो F इज इक्वल टू KMA वेयर K इज द कांस्टेंट। बट यहाँ पर K की वैल्यू 1 होती है, सो द फॉर्मूला बिकम्स F इक्वल टू MA। हो गया ना छोटा फॉर्मूला। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, जिसे हम N से भी दिखाते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने सेकेंड लॉ की मदद से इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिया, जिसकी मदद से अब हम किसी भी बॉडी पे लगाया गया फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उसका मास और उसकी एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। इस सेकेंड लॉ से एक डेली लाइफ एग्जाम्पल भी जुड़ा है। आपने नोटिस किया होगा कि एक फील्डर जब बॉल कैच करता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ लाता है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बॉल को कैच करने का टाइम इंक्रीज हो सके, जिससे बॉल की वजह से हाथ पे लगने वाला फोर्स कम हो जाए और उसे चोट ना लगे। Now let's move on to the third law of motion, which states that to every action there is an equal and opposite reaction। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल होते हैं, बस इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है और इन दोनों फोर्सेस का नाम होता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स आपकी डेली लाइफ में ही मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वॉल को पुश करते हैं तो वॉल भी आपको उतने ही फोर्स से पुश करती है, तभी आपको अपने हाथों में दर्द महसूस होता है। यहाँ पर आपका लगाया हुआ फोर्स होगा एक्शन फोर्स और दीवार का लगाया हुआ फोर्स होगा रिएक्शन फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो जितना दर्द थप्पड़ खाने वाले को होता है उतना ही दर्द थप्पड़ मारने वाले के हाथों में भी होता है।
इसका भी वही सेम रीजन है कि जितना फोर्स आप गालों पे लगाते हैं, गाल भी आपके हाथों पे उतना ही फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर आपका लगाया हुआ फोर्स होगा एक्शन फोर्स और गालों का आपके हाथों पे लगाया गया फोर्स होगा रिएक्शन फोर्स। हमारे चलने में भी इसका काफी यूज है। जितने फोर्स से आप जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, उतने ही फोर्स से जमीन आपको आगे की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से आप चल पाते हैं। माना कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होते हैं, पर ये जिस बॉडी पे एक्ट करते हैं उन दोनों बॉडीज का मास और एक्सेलरेशन भी सेम हो, ये जरूरी नहीं है। ये बात आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जहां दोनों बॉडीज का फोर्स भले ही इक्वल है, पर उनका मास और एक्सेलरेशन दोनों डिफरेंट है। तो यही था आपके न्यूटन के 3 लॉज का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी हायर क्लासेस में काफ़ी हेल्प करेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद एवरीवन।